हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने 2 वीडियो जो वो कवर कर लिए थे। आज हमारा जो है वो तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन विद्युतदर्शी, इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत आवेशों के गुणधर्म। तो देखते हैं अपन कि भाई विद्युतदर्शी क्या होती है और विद्युत आवेशों के गुणधर्म जो वो क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को 2 चीज़ें नोट करनी है, वो आपको रजिस्टर में भी लिखना है। तो नोट डाल के आप लिख लें पहला पॉइंट। तो देखिए अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था अपन ने ऋणावेशित, एक तो क्या पढ़ा था ऋणावेशित, और एक पढ़ा था धनावेशित। तो ऋणावेशित वस्तु का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं ऋणावेशित। यहाँ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या कोई परिवर्तन होता है, क्या कोई प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है तो आंशिक रूप से उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, वस्तु के ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान बढ़ता है, ये ध्यान रखना आपको। अभी अपन बात करेंगे भाई कैसे है, कैसे बढ़ता है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान जो वो कम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, अभी अपन समझेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान जो वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो सीधी सी बात है कि ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ के पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कण है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी होता है जिसे हम पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है द्रव्यमान भी होता है। अब सपोज कीजिए कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर इस पदार्थ के पास आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, उसके साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा भाई द्रव्यमान भी तो आएगा। सपोज कीजिए कि अभी मैं एक वस्तु हूँ और मेरा अभी जो कुल आवेश है वो 0 है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आकर मेरी बॉडी पर बैठता है तो उसका आवेश मुझसे जुड़ जाएगा, साथ में उसका द्रव्यमान भी जुड़ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश के साथ साथ क्या आ जाता है द्रव्यमान भी आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा है कि धनावेशित वस्तु, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सीधी सी बात है कि धनावेश का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आवेश कम होगा, साथ में इतना ही इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई धनावेशित वस्तु की बात करते हैं तो उसके द्रव्यमान क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं विद्युतदर्शी की तरफ कि विद्युतदर्शी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है और ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्युतदर्शी होती क्या है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि विद्युतदर्शी जो वो उपकरण है भाई, एक सरल उपकरण है। पुराने ज़माने में जो है वो इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई है, वर्तमान में ये काम में नहीं लिया जाता। तो इसका आपको बेसिकली एक डायग्राम और इसका जो परिभाषा है वो आपको ध्यान रखनी है और ये किस तरह से काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युतदर्शी क्या है, एक उपकरण है। और ये उपकरण क्या काम आता है भाई? तो ये उपकरण जो वो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपसे
ये डेफिनेशन नोट कर लेना भाई कि विद्युतदर्शी क्या होती है। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, या उस वस्तु पर आवेश है या नहीं है। ठीक है, तो ये वस्तु जो वो, ये उपकरण जो वो किस तरह से काम करता है, इसको अपन डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस उपकरण में एक कांच का जार होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर एक रबड़ की डाट लगी होती है जिसे कॉर्क बोलते हैं अपन, और बीचों बीच में इसके एक धातु की यूं छड़ लगी होती है। तो यहाँ पर एक और धातु की और यहाँ पर 2 पत्तियां लगी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया भाई, कांच का जार। ये क्या हो जाएगी, धात्विक छड़, और ये 2 पत्तियां इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं स्वर्ण पत्तियां, सोने की पत्तियां होती है। तो इस विद्युतदर्शी को कई बार जो है वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये धात्विक घुंडी लगी होती है भाई। ठीक है, तो ये विद्युतदर्शी उपकरण जो वो इस तरह का बना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये वस्तु, ये जो उपकरण है वो किस तरह से काम करता है? उसके लिए क्या करते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं भाई, 3 विधियाँ पढ़ी थी अपने किसी वस्तु को आवेशित करने की, घर्षण, चालन और प्रेरण। मान लीजिए अपने को किसी वस्तु पर आवेश की जानकारी करने की भी, उस पर आवेश है नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युतदर्शी उपकरण है वो केवल और केवल उपस्थिति के बारे में बताएगा कि भाई आवेश है या नहीं है। उसकी मात्रा के बारे में ये जानकारी नहीं देगा कि भाई आवेश की मात्रा कितनी है, अनुमानित ये जानकारी देता है। पुराना उपकरण है, ठीक है ना। तो अब देखो कि अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये एक छड़ है और मैं इसको मान लेता हूँ कि ये धनावेशित है। अब हमें पता करना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वस्तु को यहाँ पर टच करवा देना भाई, और टच करवाते ही आपको पता है कौन सी विधि हो जाएगी, चालन विधि हो जाएगी। तो क्या होगा, होगा ये कि जब आप इस आवेशित वस्तु को यहाँ से इस धात्विक घुंडी से टच करवाएंगे तो ये आवेश इस धात्विक छड़ से होता हुआ, ठीक है, यहाँ सोने की पत्तियों पर आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, चालन में अपन ने पढ़ा था कि दोनों को स्पर्श करवाया जाता है। तो जैसे ही रास्ता मिलेगा ये प्लस वाला चार्ज यहाँ चलकर और यहाँ तक आ जाएगा इन पत्तियों पर। ठीक है, तो इन पत्तियों पर आएगा तो ये पत्तियां जो है वो क्या होंगी भाई, क्योंकि यहाँ पर भी धनावेश है, यहाँ पर भी धनावेश है, और अपन जानते हैं कि समान आवेश जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इन पत्तियों के बीच में क्या जाएगा, फैलाव आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये वस्तु क्या है, आवेशित है या धनावेशित है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पत्तियों का फैलाव आवेश की उपस्थिति की जानकारी देता है, उपस्थिति की जानकारी देता है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जितना ज़्यादा आवेश होगा इन पत्तियों की साइज है वो उतनी ज़्यादा खुलती जाएगी। ठीक है ना। ये प्रतिकर्षण जितना, सीधी सी बात है भाई, आवेश जितना ज़्यादा होगा प्रतिकर्षण उतना ही अधिक होगा और ये पत्तियां उतनी ही ज़्यादा फैल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सोने की पत्तियों का फैलाव जो है जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस वस्तु पर आवेश उतना ही क्या है, अधिक है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपके स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन कभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि विद्युतदर्शी क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। कितना आवेश है, मात्रा के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ ये बताएगा कि आवेश है या नहीं है। ये इसका एक डायग्राम है। इसमें स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच का जार होता है, एक धात्विक छड़ लगी होती है, उस धात्विक छड़ के दोनों सिरों पर स्वर्ण पत्तियाँ होती हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को इस धात्विक घुंडी से टच किया जाता है तो चालन की विधि के द्वारा ये आवेश इन दोनों पत्तियों पर आ जाता है और समान आवेश के कारण ये पत्तियां जो वो फैल जाती हैं। फैलाव जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उस वस्तु पर आवेश उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे विद्युतदर्शी के बारे में। तो ये सारा आपको इसकी डेफिनेशन, इसका डायग्राम और इसकी जो क्रिया विधि है वो नोट करनी है।
अभी जो मैंने बोला था। अब अपन चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विद्युत आवेशों की गुणधर्म। हाँ जी, तो गुणधर्म पढ़ने से पहले कुछ और छोटी मोटी चीज़ें अपन देखेंगे। आवेश, देखो भाई, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जितने भी भौतिक राशियां हैं उन सब का कोई ना कोई मात्रक होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आवेश को किस इकाई में मापा जाता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश का मात्रक जो है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। इसे अपन C से भी दर्शाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कूलाम है, मात्रक कूलाम जो है वो आपने 11th में पढ़ा होगा। ये कूलाम एक व्युत्पन्न राशि है, और जब भी किसी भौतिक राशि की बात करते हैं तो उसकी विमा भी होती है भाई। तो यहाँ से अगर हम बात करें विमा की, तो विमा निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि विमा निकालने के लिए जो मात्रक है वो कैसा होना चाहिए, मूल मात्रक होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे भाई, करंट के लिए अपन पढ़ेंगे, ये ध्यान रख लेना, I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा I गुणा T। इसका मतलब आवेश का मात्रक तो क्या होता है, कूलाम। इसको अपन दिखाते हैं C से। ये I क्या है यहाँ पर, ये I है धारा, विद्युत धारा, और T क्या है, समय, ठीक है। इसका मतलब Q बराबर क्या लिख देंगे, I गुणा T। तो विद्युत धारा का मात्रक तो होता है एम्पियर, जिसको A से दिखाएंगे, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको विमा निकालनी हो तो व्युत्पन्न मात्रक को आपको बदलना पड़ेगा मूल मात्रकों में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूलाम बराबर एम्पियर गुणा सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी भाई, विमा के लिए अपन को पता है कि भाई जितनी बार जो मात्रक आते हैं उसको घात के रूप में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर MLTA, M का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान। क्या यहाँ पर किलोग्राम की कोई भी टर्म है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, M की पावर 0। क्या लंबाई का भी कोई फैक्टर आ रखा है भाई, मीटर में है क्या, कुछ नहीं है, तो L भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद में देखो टेम्परेचर के लिए यहाँ पर T इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड का कितना है, T का मतलब यहाँ पर किससे है, टाइम से है, टेम्परेचर नहीं है भाई, ठीक है, टाइम से। तो T यहाँ पर सेकंड कितनी बार आया भाई, एक बार, तो ये हम लिख देंगे T1। और एम्पियर भी कितने बार आया, एक बार। तो इसका मतलब इस आवेश का मात्रक तो हो जाएगा कूलाम, और इसकी विमा हो जाएगी M0 L0 T1 A1, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस आवेश के अन्य मात्रक भी हैं भाई, बड़े मात्रक भी काम में लिए जाते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, एक फेराडे। ये क्वेश्चन आधे नंबर का बनता है, आपको ध्यान रखना है 96,500 कूलाम होते हैं भाई, नोट कर लेना इसको, बड़ा मात्रक है। आवेश का अन्य मात्रक क्या है, एक फेराडे, और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं भाई। हाँ जी, इसके अलावा भी अपने कुछ मात्रक काम में लिए जाते हैं, जैसे एक माइक्रोकूलाम, एक नैनोकूलाम, एक पिकोकूलाम। ये माइक्रो, नैनो, पिको ये बार बार आपके आएंगे भाई। तो आपको ध्यान रखना, जहाँ भी माइक्रो हो उसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। एक माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁻6, यानी इस माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। नैनो का मतलब क्या है, नैनो को आपको ध्यान रखना, जहाँ भी नैनो आए इसका मतलब 10⁻⁻9 कूलाम। और पिको का मतलब होता है 10⁻12 कूलाम, ठीक है। तो ये आपको जब न्यूमेरिकल करते हैं अपन, तो ये डाटा अपने को ध्यान में होना चाहिए, माइक्रो, नैनो, पिको, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻12 कूलाम। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में जो पद्धति चल रही है ये मात्रकों की, वो है MKS पद्धति। पहले चलती थी वही CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब C का मतलब सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, और ये सेकंड है। यानी उस समय लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को किस में, सेकंड में। अब क्या चल रही है, अभी वर्तमान में चलित है MKS। M का मतलब होता है कि अब द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। और ये लंबाई को तो अपन मापते हैं मीटर में, ठीक है, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में, सेकंड में। वर्तमान में ये पद्धति प्रचलित है। और पहले जो चलती थी CGS, उसमें अपन लंबाई को तो मापते थे सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान को मापते थे ग्राम में और समय को किस में, सेकंड में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि कूलाम की, तो एक कूलाम को अगर हम बात करें CGS में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ लिख देता हूँ भाई 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता था भाई, स्टेट कूलाम। ये आपको ध्यान रखना है। और इस स्टेट कूलाम को क्या बोला जाता था, फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा, ये छोटी मोटी जानकारी है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम एक व्युत्पन्न मात्रक है, इसलिए आपको विमा निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि एक्चुअल में कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड। तो विमा आ जाएगी m0 L0 T1 A1। इसके अलावा अन्य मात्रक की बात करें तो एक फेराडे आपसे पूछा जा सकता है। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो पद्धति प्रचलित है वो MKS है, पहले चलती थी CGS। इसके अलावा अन्य मात्रकों में ये भी आपको नोट करने, 1 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻6, 1 नैनो का मतलब 10⁻⁹, 1 पिको का मतलब 10⁻12। CGS में जो आवेश का मात्रक है वो होता था स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, और इसका मान जो वो होता था 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है विद्युत आवेश के गुणधर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, तो देखिए विद्युत आवेश के गुणधर्म की बात करें तो विद्युत आवेश की 4 विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला है विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। दूसरा है आवेशों की निश्चरता। अभी डिटेल में समझेंगे अपन क्या होती है। तीसरा है आवेश का संरक्षण नियम, और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए आपको रजिस्टर में हेडिंग भी डाल लेनी है, विद्युत आवेश के गुणधर्म, और इसके गुणधर्म कितने हैं, 4 हैं। पहला है विद्युत आवेश की योज्यता, दूसरा है विद्युत आवेश की निश्चरता, तीसरा विद्युत आवेश का संरक्षण नियम, और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण। तो ये सभी नोट कर लें, और फिर हम बारी बारी से इन सब की डिटेल में चर्चा करते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है, और एग्ज़ाम में आ जाए तो हम किस प्रकार से इनको लिखेंगे। हाँ जी, पहला देखिए विद्युत आवेश की योज्यता, इसका मतलब क्या, टॉपिक को आपको समझना है, उसके बाद आप लिख लीजिएगा भाई। देखो आवेश योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, एक अदिश राशि है, और अदिश आप जानते हो, अदिश यानी दिशा रहित, यानी ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश को संख्याओं की भांति आसानी से जोड़ा जा सकता है, और आवेशों के इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी, ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, इस निकाय में यहाँ पर आवेश है, कोई एक वस्तु है उस पर आवेश है मान लीजिए कि -2 कूलाम, यहाँ एक वस्तु है उस पर आवेश है +1 कूलाम, यहाँ एक वस्तु पर आवेश है -3 कूलाम, यहाँ एक वस्तु है +2 कूलाम। इस तरह से, यानी एक सिस्टम है, एक निकाय है, उसके अंदर 4 आवेश स्थित हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश का मतलब है, अभी हमने बात की कि आवेश एक अदिश राशि है, तो अगर आपसे इस पूरे निकाय का कुल आवेश पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, संख्याओं की भांति इन पूरे आवेशों को जोड़ देना है चिन्ह सहित। तो कुल आवेश की बात करें यहाँ पर, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा भाई, जोड़ोगे आप तो यानी -2 कूलाम +1 कूलाम +2 कूलाम और -3 कूलाम। तो जोड़ दीजिए भाई। तो ये देखिए 2 प्लस के, ये 2 कूलाम और ये 2 कूलाम 3 कूलाम, और यहाँ हो जाएगा -2 और -3 -के 5 कूलाम, यानी -2 कूलाम।
इसका मतलब इस निकाय का कुल आवेश कितना है भाई, -2 कूलम है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं। अब देखिए कि आपको रजिस्टर में क्या लिखना है, हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद में लिखना है, चूंकि आवेश एक अदिश राशि है अतः आवेशों को संख्याओं की भांति आसानी से जोड़ा जा सकता है। फिर इस उदाहरण के थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। तो ये आप उदाहरण भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। और आवेशों को जोड़ते समय उन्हें चिन्ह सहित जोड़ना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब क्या है, आवेशों को संख्याओं की भांति आसानी से जोड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इस गुण को विद्युत आवेश की योज्यता। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपन अगले गुण। हाँ जी, अगला जो गुणधर्म है वो देखिए, विद्युत आवेशों की निश्चरता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मान लो वस्तु आवेशित है, यानी उस पर आवेश है, तो अब चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, उसके आवेश की मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या कोई वस्तु, वही वस्तु गतिशील है, तो विराम अवस्था में होने से या उसके गतिशील होने से उसके आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस पर आवेश जो कितना है, 2 कूलम है। अभी ये विराम अवस्था में है, ठीक है। अब मान लो कि इस आवेशित वस्तु ने गति करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो है वो गतिशील है। अब अगर आप इसका आवेश का मान नोट करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 2 कूलम ही मिलेगा। यानी वस्तु अगर आवेशित है तो वो चाहे विराम में है चाहे गतिशील है, इससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की निश्चरता कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना अपने रजिस्टर में, विद्युत आवेशों की निश्चरता। और इसमें एक बात लिख लेना कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा गतिशील है, वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या आप ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु के गतिशील होने से उसके आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसी के अंदर आपको एक और छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, विशिष्ट आवेश। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है एग्जाम में कि विशिष्ट आवेश क्या किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा में लिखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। किसी कण का आवेश और उस कण के द्रव्यमान, m का मतलब क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, और q क्या है, आवेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, तो आप क्या परिभाषा लिखेंगे कि किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस कण का विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि विशिष्ट आवेश का मान, यहाँ आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विशिष्ट आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि भाई वेग पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु का वेग जो है वो किसके बराबर हो, प्रकाश के वेग के समान हो, तब वस्तु का आवेश जो है वो प्रभावित होता है भाई, ठीक है ना। प्रकाश का वेग मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका वेग इतना ज़्यादा हो। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, विद्युत आवेशों की निश्चरता मतलब वस्तु चाहे गतिशील है या विराम है, उसका कुल आवेश जो है वो उतना ही रहता है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, किसी कण का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। तो ये हो जाएगी आपके दूसरा गुणधर्म। अब अपन चलते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ। हाँ जी, तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश का संरक्षण नियम। पहले इसमें लिख लीजिए, फिर अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई लिखिए कि इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये हो जाएगा इसके आवेश का संरक्षण नियम। अब जो हमने लिखा है उसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो देखो अभी अपन ने बात की कि आवेश को हम न तो नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, यानी मनुष्य के हाथ में, ये अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ वैसा ही है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, इस पूरे जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, उसका आवेश जो वो फिक्स है, ठीक है, और वो टोटल कितना है, 0 है। सभी वस्तुएं आपको जितनी भी अपने आसपास दिखाई दे रही है उन सब पर आवेश कितना है, 0 है। फिर मनुष्य क्या कर सकता है भाई, मनुष्य तो केवल क्या करता है भाई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, ठीक है ना।
तो इस संरक्षण नियम का मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, हम कुछ भी नया आवेश उत्पन्न नहीं करते और न ही नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे अपन समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो देखो उदाहरण, पहला उदाहरण की अपन बात करें तो अपन ने पहला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर अपन ने बात की थी कि मान लो कि ये कांच की छड़ है और साथ में यहाँ पर ये रेशम का कपड़ा है। अभी ये क्या है, उदासीन है, ये भी क्या है, उदासीन। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम बन गया जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कांच की छड़ है और दूसरा रेशम का कपड़ा है। इस पर आवेश कितना है, शून्य। इस पर आवेश कितना है, शून्य। मैं आपसे पूछूं टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश अभी भी क्या है, शून्य है। अब मान लो कि अपन ने क्या करवाया, इन दोनों के बीच में घर्षण करवा दिया भाई। ठीक है, अपन ने क्या करवाया, घर्षण करवाया। तो देखो घर्षण करवाने के बाद मान लो कि ये कांच की छड़ जो है वो मैंने बताया था तुम्हें कि ये धनावेशित होती है। तो कांच की छड़ ने मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, और ये रेशम का कपड़ा जो है ये ऋणात्मक आवेश हो जाएगा तो इस पर -2 आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि घर्षण से पहले टोटल आवेश कितना था, शून्य। अब घर्षण के बाद क्या हुआ भाई, ये तो धनावेशित हो गई, तो जितना इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया उतना इसने क्या कर लिया भाई, ग्रहण कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का अब आवेश कितना है, तो यहाँ तो +2 है और यहाँ पर -2 है। अब भी अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब घर्षण से पहले दोनों का आवेश शून्य, घर्षण के बाद दोनों का आवेश शून्य, और ये मात्रा क्या हो गई, बराबर। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उस निकाय का, सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। तो हमने क्या किया भाई, घर्षण से पहले भी शून्य था, घर्षण के बाद भी क्या है, शून्य। हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो इसने ग्रहण कर लिए। ठीक है, तो हम कोई भी नया आवेश उत्पन्न नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आवेश का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस आवेश संरक्षण के नियम में जहाँ आपने लिखा है उसके नीचे ये उदाहरण भी आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो कि अपन बात कर रहे थे कि आवेश जो है वो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है कि आवेश नष्ट भी होता है और आवेश को उत्पन्न भी किया जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि एटम बम है, ठीक है, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, जब कोई बम फटता है, ठीक है, तो उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जब आवेश आपस में टकराते हैं और वो ख़त्म होते हैं तभी तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आवेश अगर नष्ट भी होगा तो वो जोड़ी के रूप में होगा। जोड़े के रूप में होगा कैसे, जैसे मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है तो अपने साथ में उतना ही आवेश प्लस वाला जुड़ जाएगा और वापस इन दोनों को जोड़ोगे, आवेश कितना आएगा, 0। ठीक है, अकेला आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपको नोट डाल के लिख लेना भाई एक बात, कि अकेला आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अगर ये वस्तु धनावेशित हुई है तो इसके सामने कोई दूसरी वस्तु क्या हुई है, ऋणावेशित। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तो धनावेशित हो गई और ये उदासीन रह गई, या ये ऋणावेशित हो गई और ये उदासीन रह गई। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आवेश संरक्षण का नियम जो वो लागू नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक सिंगल आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जोड़े के रूप में उसको नष्ट किया जा सकता है और जोड़े के रूप में ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन नष्ट होगा तो उसके साथ में एक प्रोटॉन भी क्या होगा, नष्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इस आवेश संरक्षण के नियम में 2 पॉइंट और हैं, 3 पॉइंट है एक्चुअल में, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लिख लेना, उसके आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई, तो इसी में जो आवेश संरक्षण का नियम है, इसी में आपसे 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शून्यकरण से आप क्या समझते हैं या युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो देखो मैंने अपन ने बात की थी कि इस पूरी प्रकृति का आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, यानी कुल आवेश क्या है, शून्य। क्यों है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन, और जितने भी परमाणु से क्या बनता है भाई, अणु, और अणु से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। इसका मतलब ये पदार्थ भी क्या हो जाएगा, उदासीन, और पदार्थ उदासीन है तो इन पदार्थों से मिलकर क्या बनता है भाई, पूरी प्रकृति बनती है। तो ये प्रकृति भी क्या है,
उदासीन, यानी इस पूरी सृष्टि का जो कुल आवेश है वो क्या है, शून्य है, उदासीन है। तो अगर हम मान लो कि अकेला आवेश उत्पन्न कर लेंगे तो ये नियम जो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जोड़े के रूप में ही आवेश उत्पन्न होगा, जोड़े के रूप में ही आवेश नष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि शून्यकरण का मतलब क्या है। शून्यकरण का मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को ई और माइनस लगाकर अपन प्रदर्शित करते हैं, और साथ में ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको लिख लीजिए आप इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में लिख लेना ये क्या है, ई प्लस, ये होता है भाई पॉजिट्रॉन। तो जिससे हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का जो धनावेश होता है वो किसके कारण होता है, पॉजिट्रॉन होता है, और इस पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल या प्रतिकण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैंने बताया था कि जब भी कोई आवेश नष्ट होगा वो जोड़े के रूप में नष्ट होगा, यानी एक माइनस और एक प्लस, ताकि दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है ना, एक प्लस कम होगा, एक माइनस कम होगा, अभी भी पूरी नेचर का जो है वो कुल आवेश क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो आपको शून्यकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो वो जोड़े के रूप में अगर मिलते हैं आपस में, तो सीधी सी बात है, ये माइनस है ये प्लस है, जुड़ेंगे और क्या बन जाएंगे, शून्य। ठीक है, जैसे -2 + 2 जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, 0। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, या जोड़े के रूप में वो जब मिलते हैं तो शून्य हो जाते हैं। तो ये इन दोनों के मिलने से क्या रिलीज होगी, गामा विकिरण, यानी ऊर्जा, या आप इनको कह सकते हो गामा विकिरण। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी शून्यकरण की प्रक्रिया। इसका मतलब, और ये दूसरा जो टॉपिक है वो है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी विकिरण को, यानी अगर आपको आवेश को उत्पन्न करना, तो आवेश उत्पन्न भी क्या होगा भाई, जोड़े के रूप में होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया है तो उसके साथ क्या बनेगा भाई, पॉजिट्रॉन भी उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो वो जोड़े के रूप में नष्ट किया जा सकता है, और यहाँ पर आप लिखोगे आवेश को जो वो जोड़े के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। ये दो बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है। ठीक है, इसी में एक तीसरा पॉइंट और अपन देखते हैं। हाँ भाई, अपना चल रहा था आवेश का संरक्षण नियम, और इसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक तो शून्यकरण और दूसरा पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन। तीसरा आपको ध्यान रखना है नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब जो रेडियो सक्रिय नाभिक होते हैं, जो अपने आप क्या करते हैं, अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, तो यूरेनियम की बात करें तो बाण में यूरेनियम 238, ये यूरेनियम जो है वो विघटित होकर बदल जाता है थोरियम में। तो ये तो है आपके यूरेनियम, ये हो जाएगा आपके थोरियम। तो इस एक उदाहरण की सहायता से आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं भी आवेश संरक्षण नियम की पालना करती है। जैसे मान लो कि ये यूरेनियम है, तो ये टूटता है किसमें, थोरियम में, और साथ में क्या करता है, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। तो आप यहाँ देखो कि ये वाली जो संख्या है ये बताती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटोनों की संख्या। तो यहाँ पर कितने हैं, 92, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 + 2 92। तो यहाँ 92, यहाँ भी क्या है, 92। इसका मतलब आवेश जो वो क्या है, संरक्षित है। पहले भी 92 था, अब भी कितना है, 92 है। ठीक है, अब ये यूरेनियम 238, ये क्या होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ देखो ये तो है 234, और ये कितना है, 4। तो पहले भी टोटल कितना था, 238, अब भी कितना है, 238। इसका मतलब जो रेडियो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनमें भी आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेना है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है, और साथ में आपको ये एग्जाम्पल लिख लेना है। ठीक है, अब अपना एक लास्ट पॉइंट बचा है विद्युत आवेश गुणधर्म में आवेश का क्वांटीकरण, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। हाँ जी, चौथा पॉइंट देखिए, चौथी जो विशेषता है वो ये है कि आवेश का क्वांटीकरण। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। तो जब आप अपनी बुक को खोलकर देखेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है कि आवेश का मान सतत न होकर विविक्त होता है।
इसका क्या मतलब है और आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, उसे अपन उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, अपन ने बात की थी, मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये धनावेशित है, या मान लीजिए कि ये अभी इनको रगड़ा नहीं है। अब मान लो कि इन दोनों वस्तुओं को अपन ने रगड़ा और अपन कहते हैं कि चाहे वस्तु धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, जब इनको आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मान लो कि ये वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित, ये वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित, और ये वस्तु कैसी हो रही है, ऋणावेशित, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो सपोज करो शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे मिलिकन, और इन्होंने एक प्रयोग किया था भाई जिसका नाम था मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। फिलहाल आपको बस बड़ी क्लासों में आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ध्यान रखना है। तो इस मिलिकन ने क्या किया था भाई, इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा ये देखा कि जब किसी वस्तु पर आवेश आता है तो वो एक न्यूनतम मान के रूप में आता है, ठीक है ना, और उस आवेश के उस न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ और वो जो आवेश का न्यूनतम मान है, आवेश का जो न्यूनतम मान है उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश के उस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ठीक है। अब देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, सपोज करो कि इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठा, तो मैं कहूँगा कि इस वस्तु पर आवेश कितना हुआ, तो आप कहोगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉन किस संख्या में जाएगा भाई, पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। या तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि मान लो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जो वो चले गए, या मान लो वो 1.25 इलेक्ट्रॉन चले गए, या 3.25 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यानी पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये आया तो आवेश कितना हुआ, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं आपसे पूछूंगी इस वस्तु पर आवेश कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इस 2 को गुणा कर दोगे, किससे, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मान कितना था, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कितना मान होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लो इसी प्रकार से अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अपन 3 से गुणा कर देंगे, 4 हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इस वस्तु पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो आवेश था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और 2 इलेक्ट्रॉन आते ही अब आवेश कितना होगा, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ जो सतत है, ये लिखा ना मैंने कि आवेश का मान सतत न होकर विविक्त होता है। सतत का मतलब तो ये होता है कि मान लो कि 1.6 के बाद में क्या जाए, 1.7, 1.8, 1.9, यानी कंटिन्यूस, तब तो हम कहते हैं सतत है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई, वस्तु पर आवेश 1.6 के बाद में सीधा क्या आ रहा है, 3.2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आवेश तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पूर्ण संख्याओं में आएगा भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवेश का मान सतत न होकर विविक्त होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम अब एक फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर ±NE। फॉर्मूला आपको लिख लेना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे किसी भी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर ±NE। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है आवेश प्लस और माइनस दोनों प्रकार का होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है N क्या है, N तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, आवेश का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। और ये न्यूनतम मान कितना होता है ये भी आपको नोट कर लेना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि आवेश का मान सतत न होकर विविक्त होता है, अर्थात कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उसके न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है।
और फिर आपको ये फॉर्मूला लिख देना है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्या जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाएंगे भाई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, दो चीज़ दे देगा, तीसरी पूछ लेगा आपसे। देखो मान लो ये कहेगा कि भाई किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो कुल आवेश बताइए, तो एन की वैल्यू दे देगा, गुणा करके आपको कुल निकालना है। या क्या करेगा कि किसी वस्तु पर कुल आवेश दे दिया Q और इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद रहना चाहिए, और आपसे पूछ लेगा बताइए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, N बराबर Q अपॉन E। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर से सुन लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब आवेश सतत राशि न होकर एक विविक्त राशि है। किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। वो न्यूनतम मान जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है, जिसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या, आवेश का न्यूनतम मान, और उसकी वैल्यू आपको नोट कर लेनी है भाई। तो इस प्रकार से आज के हमने टॉपिक में क्या पढ़ा, विद्युतदर्शी क्या होती है, विद्युत आवेश के गुण धर्म जो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, और लाइक और कमेंट कीजिए। इसमें भी जो है वो बहुत से लोग जो है कंजूसी जो है वो दिखा रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप, और साथ में लिखते जाएं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम आवेश की बात करें भाई, तो आपको ये नोट डाल के लिख लेना कि आवेश और द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको नोट डाल के लिख लेना कि आवेश का संबंध द्रव्यमान से होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सीधी सी बात है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं होगा तो आवेश किस पर आकर रुकेगा। जैसे मान लो जी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एकदम बहुत छोटा सा पार्टिकल है, लेकिन अगर उसके पास द्रव्यमान ही नहीं होगा तो वहाँ पर आवेश की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट डाल के लिख लेना, आवेश का संबंध द्रव्यमान से होता है, बिना द्रव्यमान आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान होगा तभी आवेश उस पर आके रुकेगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है भाई कि आवेश नहीं हो तब भी द्रव्यमान का अस्तित्व तो है, जैसे हम सभी वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे अपन है, ये पेन है, इसका भी टोटल आवेश कितना है, 0, लेकिन इसके पास द्रव्यमान तो है। तो बिना द्रव्यमान आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश द्रव्यमान हो सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।